हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो 90% स्टूडेंट उसके बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, आप आज जानेंगे वीडियो में तो आप सोचेंगे कि काश मैं भी ये 11th 12th में हमको पता चल जाता तो हम इसके लिए ट्राई करते, क्योंकि ऐसा होता है कि 11th 12th में हम लोग क्या करते हैं, बीटेक, मेडिकल और फिर तरह तरह के कोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं, है ना। और ये जो एक बीएड का सुनहरा रास्ता है, टीचर बनने का सुनहरा रास्ता है इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से, ठीक है, जहाँ पे आईआईटी मेडिकल से कम फैसिलिटी नहीं है हॉस्टल वगैरह में, और फिर आप कॉलेज में भी ये फैसिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन जानकारी के अभाव में क्या होता है, यहाँ से हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं और हमारे पास जानकारी नहीं रहती है। तो आप अगर इससे रिलेटेड नहीं है तब भी मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप जो वीडियो शुरू से अंत तक देखें, फिर अपने आने वाले भविष्य को, अपने आपसे आने वाले छोटे लोग को, या फिर आप 11th 12th में है तब भी, या फिर आप ग्रेजुएशन में है तब भी आप उनको अच्छा एक सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, अभी सीट कम है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं होती है। आप अगर नीचे से कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि सर हमारे पास इसके बारे में पहले से जानकारी थी। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे, 90% लोग जिनके पास जानकारी नहीं थी। मैं खुद भी जब 11th 12th में पढ़ता था तो हमारे पास भी जानकारी ये नहीं थी कि ऐसा भी होता है। तो हम अपने चैनल पे भी अब ऐसा ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के पास प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जैसे कुछ स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन हो गया, फिर या कहीं अच्छे अच्छे कॉलेज का इन्फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन के अभाव में क्या करते हैं, बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं और एक अच्छा सुनहरा भविष्य उनके हाथ से निकल जाता है भीड़ में भागते हुए। भीड़ में भागते हुए मतलब कि मेडिकल के लाइन में, इंजीनियरिंग के लाइन में, ग्रेजुएशन के लाइन में जानते हुए वो अच्छा एक उनका सुनहरा भविष्य, वो जल्दी से जॉब पा सकते हैं, वो अच्छा कोर्स नहीं कर पाते हैं और जॉब नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग सब क्या करते हैं, भीड़ की तरफ भागते हैं। अगर भीड़ से हट के भागा जाए तो जॉब तुरंत से हो सकता है। तो मैं यही सब अब हम अपने चैनल्स पे आपको ये बीएड के साथ साथ भी इन्फॉर्म करूँगा। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आरआई, जो हमारे इंडिया में टोटल 5 हैं, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली अगर आप यहाँ से बीएड करते हैं तो आपको हमारे इंडिया के मतलब आप एजुकेशन मेकिंग बॉडी तक पहुँच सकते हैं, बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप आज पूरा देखिए इस वीडियो को। ठीक है, मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि आप शुरू से अंत तक देखिए। कम से कम आप अगर ये नहीं करेंगे तो आप अपने आने वाले भविष्य को इस चीज़ का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो देखिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है दोस्तों, वो डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी दिल्ली यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है दोस्तों, एनसीईआरटी के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ये बात हम आप समझिए। ये एनसीईआरटी एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो हमारा एजुकेशन में क्या होना चाहिए, सिलेबस नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में बात करता है। तो इसी के अंडर में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आता है। तो यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है, यही सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे इंडिया में मतलब कि पूरे यहाँ पे टोटल कितना तरह का कोर्स चलता है। तो सबसे पहले आप ये बात को समझिए कि यहाँ पे बीएससी बीएड होता है जो कि 12th पे एडमिशन होता है। यहाँ पे बीए बीएड होता है जो कि 12th पे एडमिशन होता है। अब बताइए कि आपको पता था क्या, नहीं तो लेकिन जो आपके नीचे से आपका भाई बहन आ रहा है, आपके बेटे बेटी जो आ रहे हैं, या आपका कोई रिलेटिव आ रहा है, उसको आप सजेशन दे सकते हैं ना। तो आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि अच्छा, आपके जानकारी में ये एक चीज़ अच्छा नहीं है, आप टीचर बनने का अगर मन बना रहे हो फ्यूचर में तो 12th से ही आप इस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ से अगर एक बार बीएससी बीएड बीए बीएड कर लीजिएगा, टोटल ये 4 ईयर का कोर्स होगा, ये भी 4 ईयर का कोर्स होगा, तो समझिए फ्यूचर आपका ब्राइट ही ब्राइट है। इसके बाद एमएससी बीएड होता है, ये भी 12th पे ही होता है और ये टोटल 6 ईयर का फीस है। यानी कि 6 ईयर में देखिए आपको क्या होगा, 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा, प्लस 2 साल का बीएड का डिग्री और प्लस 2 साल का एमएससी का डिग्री, यानी कि 3 2 5 2 7 साल का डिग्री आपको 6 साल में 1 साल बच जाएगा। यहाँ पे अगर करिएगा तो 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड, 3 2 5 साल, तो टोटल 4 साल में आपका हो जाएगा, 1 साल यहाँ पे भी बच जाएगा। तो ये टोटल ये दोनों ए और बी नंबर कोर्स कीजिएगा तो 4 साल का है और सी नंबर कोर्स 6 साल का है। इसके बाद मान लीजिए कि आपका 12th में मिस हो गया, 12th में आपके पास ये जानकारी नहीं आ पाई थी। तो 12th में अगर आपके पास जानकारी नहीं आ पाई थी तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अभी इस वाले कोर्स में जा सकते हैं। किस वाले कोर्स में दोस्तों, तो डी नंबर में क्या है, ये बीए 2 साल का, ये इस किस पे एडमिशन होगा, तो ग्रेजुएशन पे इसका एडमिशन होगा।
ठीक है। और एमएड किसका होगा, तो जो लोग बीएड कर चुके होंगे वो लोगों का एमएड होगा। फिर आगे और मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ। तो आप बताइए, है ना आपके पास अच्छा जानकारी मैं लेके आया हूँ। तो आप आगे देखिए इसके बारे में क्या क्या सिलेबस है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, मैं सारी बातें 1 बाय 1 करूँगा। तो अब यहाँ पे टोटल बात आता है कि आखिर बीएड कॉलेज हैं कितने। तो देखिए टोटल इंडिया भर में जो एनसीईआरटी का संस्थान है वो 5 है। 5 कौन कौन है दोस्तों, तो ये सारा एनसीटीई से एफिलिएटेड है, जैसा कि ऊपर दिखा हुआ है यूनिवर्सिटी और एनसीटीई से भी एफिलिएटेड है। तो एक है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआईई अजमेर में है एक इंस्टीट्यूशन, एक भुवनेश्वर में है, एक भोपाल में है, एक मैसूरू यानी कि कर्नाटका में है, और एक हमारा मेघालय यानी कि शिलोंग में है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 5 संस्थान है हमारे पूरे देश भर में, और 5 संस्थानों में ही सारा का सारा पूरे देश का यहाँ पे एडमिशन होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन आपको देख के लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कंटेस्टेंट प्रतिभागी कम है। आप लगन से मेहनत कीजिएगा तो आपका पक्का हो जाएगा, और नहीं होगा तो आपका घाटा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो 11th-12th में आप यहाँ पे जो बच्चा सिर्फ ठान लेता है कि नहीं हमको आगे जाकर टीचर ही बनना है, तो वो 11th-12th में ही तैयारी करेगा इसका, तो ऑब्वियसली उसका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं प्रॉपर गाइडेंस आपको आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। इसके बाद एक इसी तरह का संस्थान हरियाणा गवर्नमेंट ने खोल रखा है, ठीक है, जिसका नाम है प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ स्टेट इंस्टीट्यूशन अवार्डेड स्टडी। ठीक है, मतलब कि ये झज्जर में है, हरियाणा गवर्नमेंट का। यहाँ पे भी 4 साल वाला कोर्स होता है, जिसमें क्या है बीएससी बीएड है और बीए बीएड है यहाँ पे। लेकिन एक खास बात यह है कि 85% सीट जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के बच्चों के लिए ही है, और 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए है। जैसे कि आप लोग मेडिकल के बारे में जानते होंगे कि 15% सीट जो होता है, जैसे अपना पीएमसीएच हो गया पटना मेडिकल कॉलेज, इसमें 85% जो कोटा है वो बिहार का, 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, या कुछ ऐसे ही होता है। तो वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो यहाँ पे भी फीस आपका बहुत ही कम लगेगा, और फ़ी के मामले में ये नॉमिनल है विथ हॉस्टल फैसिलिटी, ये आप समझ लीजिए। तो आइए अब हम लोग 1 बाय 1 आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप कॉलेज का ज़रा देख लीजिए, कि ताकि आपके मन में कुछ जिज्ञासा जगे कि अच्छा इतना बड़ा संस्थान में हम जाने वाले हैं। तो ये जो आप पहला कॉलेज देख रहे हैं दोस्तों, वो देख रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर का है। इसके बाद मैं आपको फिर दूसरा एक और इंस्टीट्यूशन दिखाता हूँ जो कि भोपाल में है। ठीक है, एनसीईआरटी ऊपर लिखा हुआ क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान भोपाल का है। ठीक है, इसमें 2 फोटो को मैंने अटैच करा हुआ है, तो ये भोपाल का संस्थान है। इसके बाद मैं आगे बात करूं तो ये जो है वो भुवनेश्वर का है संस्थान। ये कहाँ का संस्थान है दोस्तों, भुवनेश्वर का है। इसके बाद मैं आगे अगर आपसे फिर से बात करूं तो ये जो है मैसूरू का है। ये कहाँ का है दोस्तों, मैसूरू का है। ये आपको याद रखना है, मैसूरू यानी कि कर्नाटका का है। इसके बाद मैं एक और बात करूं तो ये जो है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहाँ का है दोस्तों, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट का मतलब शिलोंग वाला है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इसका नाम भी है। ए नहीं देखिए यहाँ बच्चों ने क्या करा है, कुछ फंक्शन वहाँ हुआ होगा। तो ये सब में कल्चरल फेस्ट वगैरह 4 साल आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके अच्छा डिग्री आप पाइएगा यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और एक जो है ये हमारा ये हरियाणा गवर्नमेंट का है। ये हमारा किसका है, हरियाणा गवर्नमेंट का है, जो कि यहाँ पे झज्जर में है। यहाँ पे आपको 15% सीट मिलेगा। तो ये आपको कॉलेज का ओवरव्यू देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरह के कॉलेज में जाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपके मन में कुछ जिज्ञासा जग रही होगी, आप 11th-12th में होंगे। नहीं तो जो भाई बहन आपके 11th-12th में है और वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर से दिखाइए, ताकि उनके मन में भी कुछ जिज्ञासा जगे इसके प्रति, है ना। तो एक बार अगर मन में जिज्ञासा आएगा तो उसका तैयारी क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है बीएड कोर्स का और बीएससी बीएड कोर्स का है। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर बीए में जाना चाहते हैं, बीए बीएड में जाना चाहते हैं, तो आपको साइंस में से या कॉमर्स स्ट्रीम से या आर्ट्स स्ट्रीम से, तीनों स्ट्रीम से 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। अगर आप SC ST PW से होते हैं तो आपके 45% होने चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे 3 तरह का कोर्स होगा। बीए में 3 तरह का कोर्स होगा, बीएससी बीएड में 1-2 कोर्स होगा सिर्फ बीए के लिए होगा। और बीएससी बीएड जब आप कीजिएगा तो इसमें 2 तरह का कैटेगराइजेशन है। एक है पीसीबी यानी कि बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का कैटेगराइजेशन है, और एक है पीसीएम, एम फॉर मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स से कोई बच्चा 12th करता है उसके लिए कैटेगराइजेशन है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला बात यहाँ पे भी उसी तरह से है कि आप जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो आपका साइंस रहता है, तो आप किसी भी तरफ मुड़ जाते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर आपका आर्ट्स रहता है तो आप साइंस की तरफ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि बीएससी बीएड कर सकते हैं, अगर साइंस है तब भी आपको बीए बीएड मिल जाएगा, कॉमर्स है तब भी मिल जाएगा, और आर्ट्स है तब भी मिल जाएगा। इसी तरह से अगर बीएससी बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास ट्वेल्थ में क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में ये फिजिकल साइंस का ग्रुप एक आएगा और एक बायोलॉजिकल साइंस का ग्रुप आएगा। तो फिजिकल साइंस का जो ग्रुप होगा उसमें आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री आपका ट्वेल्थ में होना चाहिए, या मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स होना चाहिए। इस तरह से बायोलॉजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया हुआ। और ट्वेल्थ में आपको कितना परसेंट लाना पड़ेगा, ट्वेल्थ में आपको 50% लाना पड़ेगा अगर आप जनरल ओबीसी वगैरह से आते हैं, और सीधा सा मान लीजिए SC ST PWD से अगर आते हैं तो 45%, नहीं तो आपको 50%। दूसरा बात है कि इसको ऐसा थोड़ी है कि ट्वेल्थ का सारा बच्चा अप्लाई कर सकता है, नहीं। मान लीजिए कि अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो 2021 के बारे में आप टारगेट कर रहे होंगे, तो जो बच्चा 2021 में अपीयरिंग होगा वो इसके लिए एलिजिबल होगा, जो 20 में पास हो गया होगा वो एलिजिबल होगा, और जो 19 में पास हो गया वो एलिजिबल होगा। यानी कि एक बार में बस 3 ही सेशन का बच्चा इसमें क्या कर सकता है, एलिजिबल रह सकता है। इससे ज़्यादा वहाँ पे कोई एलिजिबल नहीं रह सकता है। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि ये जो आपका वीडियो हम जब बना रहे हैं तो जहाँ से कट किए हैं वो 2020 के प्रोस्पेक्टस से है। तो 20 में 20 वाला अपीयरिंग वाला, 19 वाला और 18 वाला, बस 3 ही सेशन का आपको देना है। इसके बाद अगर कोई बच्चा MSc M.Ed करना चाहता है, कोई बच्चा क्या करना चाहता है, MSc M.Ed करना चाहता है, तो कोई बच्चा अगर MSc M.Ed करना चाहता है तो इसके पास भी वही से कैटेगराइजेशन होना चाहिए। क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए दोस्तों, तो इसके पास भी वही सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो 3 ये MSc B.Ed फिजिक्स में कर सकता है, MSc B.Ed मैथमेटिक्स में कर सकता है, और MSc B.Ed केमिस्ट्री में कर सकता है। यहाँ पे अभी आर्ट्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि आपका ऑनर्स पेपर फिजिक्स बन जाएगा, नहीं तो केमिस्ट्री बन जाएगा, नहीं तो मैथ बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, तो इसके लिए आपको जो करना है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जो है कैंडिडेट किस चीज़ को होने चाहिए 11 12 में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के होने चाहिए। यानी कि मैथ की जगह स्टैटिक्स भी रहेगा तो चलेगा। यानी कि बायो वाला कैंडिडेट, आर्ट्स वाला कॉमर्स, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले के लिए अभी MSc B.Ed का कोर्स का वहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आएगा, MA B.Ed करके कोई कोर्स आएगा। लेकिन जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब यहाँ पे MSc B.Ed का ही प्रावधान है, MA B.Ed का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आ जाएगा तब भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और BA B.Ed के बारे में बात करूंगा जो कि आपका क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो B.Ed का बहुत सा कॉलेज है, लेकिन जानकारी के अभाव में आप लोग अच्छे से कॉलेज नहीं चुन पाते हैं, ठीक है। तो हम आपसे यही फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भाई बहन आपके हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप आज पास कीजिएगा। तो ये हो गया MSc जो लोग करना चाहते हैं उनको क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के स्थान पे स्टैटिक्स भी होगा। और इसका सबसे खास बात ये है दोस्तों कि जब आप इस कोर्स से MSc कीजिएगा, ठीक है, MSc B.Ed, तो आप PhD के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो जाइएगा। आपको नेट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। क्या कह रहा है, द स्टूडेंट हु पास दिस कोर्स कंसिडर एलिजिबल टू परस्यू PhD इन मैथमेटिक्स कंप्लायंस विथ PhD रेगुलेशन यूनिवर्सिटी मैसूरू। यानी कि कर्नाटका में जो मैसूरू यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप PhD के लिए भी एलिजिबल हो जाइएगा। और फिर से यहाँ पे वही क्राइटेरिया है, ट्वेल्थ में आपको 50% और 45% वाला क्राइटेरिया। और अगर 2021 में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 20 वालों को लेगा, 19 वाले को लेगा, नहीं तो 21 में अपीयरिंग वालों को लेगा। तो ये जो दोस्तों आपके पास लेक्चर था, 2 स्लाइड में मैंने आपसे बात करा। ये ट्वेल्थ पे जो बच्चा एडमिशन ले सकता है BA B.Ed में, BSc B.Ed में 4 साल वाले कोर्स में, नहीं तो 6 साल वाले कोर्स में। अब उन बच्चों का क्या होगा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जैसे जिनमें से आप लोग बहुत होंगे, ठीक है, जो पढ़ने वाले आप लोग बहुत बच्चे होंगे, वो सिर्फ चाहते होंगे कि नहीं मैं टीचर ही बनूं, ठीक है। हमेशा एक नाव का सवारी कीजिए, 2 नाव का सवारी कीजिएगा तो कभी भी पलटने का डर होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अच्छा तो ये इसमें सीट कितना है, पहले जो ट्वेल्थ वाला है उसमें सीट कितना है पहले इसके बारे में बात कर लिया जाए। तो देखिए ट्वेल्थ वाले में जो सीट है दोस्तों, अगर BSc B.Ed के बारे में बात करा जाए तो हम बात किए कि 2 ग्रुप है, एक PCB का ग्रुप है और एक PCM का ग्रुप है। और जो आर्ट्स वाला ग्रुप है यानी कि BA B.Ed का ग्रुप है उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 सीट हो गया RIC अजमेर में, ये दोनों 50-50 मिला के। भुवनेश्वर में भी 100 सीट हो गया। इसके बाद भोपाल में 40-40 कितना सीट हो गया, 80 सीट हो गया।
और अगर मैसूरू में भी बात करें तो 80 सीट हो गया, 40-40 मिला लिया जाए तो 40-40 मिला के कितना हो गया, 80 सीट सॉरी। इसी तरह से RI अजमेर में BA वाले के लिए 50 सीट, भुवनेश्वर में भी 50, भोपाल में 40 और मैसूरू में 40। इस तरह से जो इंटीग्रेटेड B.Ed करना चाहते हैं, सॉरी MSc करना चाहते हैं, उनके लिए टोटल 45 सीट ही है। 15 सीट ऑल ओवर इंडिया में 45 सीट है, ठीक है। लेकिन इसमें आप सोच रहे हो कि कंपटीशन बहुत टफ है, नहीं, टफ तो थोड़ा है, लेकिन आप अगर एक बार मन बना लीजिएगा तो आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। और नहीं भी होता है तो आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। 11th-12th में आप सोचते रहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा और फिर जनरल कंपटीशन का तैयारी करूँगा। बहुत बच्चे के मन में अब ये बैठ जाता है कि हम तो मेडिकल इंजीनियरिंग के लाइन में जाएंगे ही नहीं, तो क्यों ना हम 11th-12th में इस B.Ed कोर्स का तैयारी कर लिया जाए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं। और इसका मैं क्वेश्चंस पेपर जब आपको दिखाऊंगा तो आप पूरी तरह से ये कंफर्म हो जाएंगे कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। अब आगे मैं अगर बात करूँ तो ये टोटल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और सीट के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो आएगा, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। इसके बाद मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग लेके आऊँगा, और फिर जो वीडियो यहाँ पे होगा जो इसका क्वेश्चंस बैंक है उसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, लगभग 5-6 ईयर पहले का। तो आप इतना में अपना देख के अपने भाई बहन या फिर जो लोग आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद अभी 11th-12th में हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनका क्या होगा। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं सबसे पहले उनका एडमिशन कैसे होगा। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं ऑब्वियसली उनका ग्रेजुएशन पे एडमिशन होगा। उनका ग्रेजुएशन में कितना % मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, तो 50% मार्क्स उनका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, 50% मार्क्स होना चाहिए, और 5% फिर से उसी तरह से रिबेट दिया जाएगा। आप देखिए B.Ed में कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जो अभी यूनिवर्सिटी आप B.Ed एंट्रेंस एग्जाम बिहार के लिए देते हैं, यूपी के लिए देते हैं, या फिर झारखंड के लिए देते हैं, उत्तराखंड के लिए देते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए देते हैं, वहाँ पे जो आपका B.Ed में जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, नहीं तो B.Tech में आपको B.Tech होना चाहिए, ये दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है, और 50% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे भी B.Ed में एडमिशन लेने का वही क्राइटेरिया है। इसके बाद आप M.Ed, तो यहाँ पे बिहार में या फिर कोई भी स्टेट में आप जो क्राइटेरिया है M.Ed में एडमिशन लेने का, यहाँ पे भी वही है कि आपको B.Ed पास होना चाहिए, BA B.Ed पास होना चाहिए, BSc B.Ed पास होना चाहिए, DLED प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सारा क्राइटेरिया वही है जो एक नॉर्मल स्टूडेंट को B.Ed में एडमिशन लेने का होता है ग्रेजुएशन पे। तो ग्रेजुएशन वाले में कितना सीट है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन वाले में देखिए दोस्तों, B.Ed प्रोग्राम के लिए, ठीक है, फिर से 2 ग्रुप बनेगा। जैसे 11th-12th में B.Ed साइंस वाले में 2 ग्रुप बन रहा था, एक मैथमेटिक्स का ग्रुप, ठीक है, और साइंस एंड मैथमेटिक्स का ग्रुप। यहाँ पे उस तरह से 2 ग्रुप नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पे एक ही ग्रुप रहेगा, एक मैथमेटिक्स साइंस एंड मैथमेटिक्स का ग्रुप, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथमेटिक्स आ जाएगा, और एक सोशल साइंस और लैंग्वेज का ग्रुप। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी बच्चा ऑनर्स पेपर होगा, या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रुप होगा। इसमें अजमेर में बात करें तो 50 सीट मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के लिए और 50 सीट आर्ट्स ग्रुप के लिए। भोपाल में 50 सीट 50 सीट 50 सीट 50 सीट 25 और 25 25 और 25। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि ये सारे के लिए आप एलिजिबल हैं। आप इसके लिए अगर मन बना रहे हैं तो थोड़ा हिम्मत भी जुटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं अगले लेक्चर में बात करूँगा। अगर आप M.Ed करना चाहते हैं तो टोटल यहाँ पे कितना सीट है, वो 90 सीट है। अब ये 90 सीट पे भी आप एलिजिबल नहीं है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं आप यहाँ पे देख के समझिएगा कि अच्छा 90 सीट पे एलिजिबल है। आप कितना सीट पे एलिजिबल हैं आप अपने ही स्टेट के हिसाब से, यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ स्टेट का भी कोटा है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो इसके बाद मैं आगे अगर बात करूँ तो यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, आप जानना चाह रहे हो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न बड़ा ही आसान होगा। सबसे पहले एक इंग्लिश का पेपर होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। एक टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसी का टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत सा मैं अपने लेक्चर में करवाया था। इसके बाद एक रीजनिंग एप्टीट्यूड का होगा, वो भी 30 मार्क्स का होगा। हर एक एग्ज़ाम में 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो टोटल 160 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप जितना मार्क्स लाइएगा उसका 60% आपके मेरिट बनने में रिबेट मिलेगा, और 40% जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगा, 40% में दोस्तों जो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगा उससे आपका एडिशन होगा मार्क्स का। ये बात आप समझ गए। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगा, 4 में 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 0.5 नंबर। पहला पॉइंट क्लियर है।
अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ये पेपर एक ही होगा? नहीं, सबका पेपर क्या होगा? अलग अलग होगा। जो 12th पे एडमिशन लेने वाले हैं यानी कि BA BEd BSc BEd और MSc BA MEC BEd, ये जो है BA BEd BSc BEd और MSc BEd, ये सारा पेपर 12th के लेवल का होगा। हाँ, सिलेबस सबका एक ही है, क्वेश्चंस का जो आने का क्राइटेरिया है 20 30 30 ये सबका सेम ही है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होगा। जो लोग BEd करके जाएगा उसका जाहिर सी बात है टीचिंग एबिलिटी BEd पे पूछेगा। जो लोग ग्रेजुएशन करके जाएगा तो उसका ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा, और जो लोग इंटर करके जाएगा उसका इंटर के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा। तो इंटर पे एडमिशन लेना बड़ा ही आसान है, इंटर पे एडमिशन लेना बड़ा ही आसान है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके आगे जो हमारे पास स्लाइड है इसमें बात इन्होंने करा है कि इज़ द क्वेश्चन पेपर सेम, तो नो, पेपर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। BA BSc MSc यानी कि जो 12th पे पेपर है उसका 12th स्टैंडर्ड का होगा, जो BEd का वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा, और जो MEd का पेपर होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन का होगा। क्योंकि जब आप MEd में जाइएगा तो BEd करके ही MEd में जाइएगा, तो सबसे जो टफेस्ट पेपर होगा वो MEd का होगा, और सबसे आसान जो पेपर होगा 11 12th वाला होगा। और लेकिन सब में वही पूछेगा, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड करके जो लिख रहा है, इसके बाद रीजनिंग एबिलिटी। फर्दर आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ सॉरी, यहाँ पे 3 ग्रुप होगा। पहला ग्रुप A होगा जो 12th वाले स्टैंडर्ड वाले का पेपर होगा, ग्रुप नंबर B जो होगा जो BEd कर रहे होंगे उसका होगा, और ग्रुप नंबर C जो MEd कर रहे हैं उसका होगा। ये तीनों का मैं एक ही क्राइटेरिया बताया एडमिशन का 12th पे, ये एडमिशन जो होगा ग्रेजुएशन पे, और ये जो एडमिशन होगा आप BEd कर चुके होंगे और ग्रेजुएशन के बाद जब BEd कर लेंगे तब आपका एडमिशन होगा, चाहे ग्रुप A हो, ग्रुप B हो या ग्रुप C हो। ठीक है, तीनों का लेवल क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या होगा? डिस्कशन होगा। ठीक है, तो ग्रुप A का जो लेवल होगा वो 12th स्टैंडर्ड का होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। सिलेबस सबका सेम है, लेकिन उसी में से कुछ हार्ड क्वेश्चंस होगा, कुछ इजी क्वेश्चंस होगा। इसके बाद जो ग्रुप B है ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और ग्रुप C जो है वो क्या होगा? आपके ग्रेजुएशन लेवल के बाद जो आप PG लेवल का कुछ क्वेश्चंस होगा, इस तरह से। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो ये तो वही क्वेश्चंस का पैटर्न हो गया, इसमें हम बता दिए टोटल 80 टाइम का क्वेश्चन होगा, 2 घंटा का क्वेश्चन दिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होगा। इसके बाद मैं एक बात और बता दिया कि जितना मार्क्स आप लाइएगा दोस्तों, सॉरी ये बेकार में ऑन हो जाता है बार बार, तो जितना मार्क्स आप लाइएगा दोस्तों उसमें क्या होगा कि 60% आपका उससे जुटेगा जो अभी इंट्रेंस एग्जाम में आप लेके आइएगा, और 40% मार्क्स वहाँ से आपका जुटेगा जो आप अपने एकेडमिक में बात करे होंगे। तो टोटल इस तरह से क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लोग अपियरिंग होंगे वो सोच रहे होंगे कि मार्क्स मैं कैसे फिल करूंगा, तो वो फिल करने का ऑप्शन बाद में इनेबल होता है, तो वो बाद में आप फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। फर्दर आगे बात करें तो सिलेबस, तो सिलेबस सबके लिए सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। लैंग्वेज का ये आपका सिलेबस हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये आपका सिलेबस हो गया, और रीजनिंग का ये सिलेबस हो गया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस इसमें वही है कि आपको एक्यूरेसी रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट बनाइएगा उतना ज़्यादा सिलेक्शन का ज़्यादा चांसेज होगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी के लिए सेम है और आसान है, तो सभी के लिए आसान है। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप काम करिएगा तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से BEd कर सकते हैं। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्दर आगे हम बात करें तो अब ये बड़ा काम का चीज़ है। देखिए कि जो बच्चा RI अजमेर में 50-50 सीट दिख रहा था, 50-50-50, ठीक है, तो सीट का आप एक बार देख लीजिएगा। तो आप इसके पीछे ना जाइए, ठीक है, आप सीट के पीछे जाइएगा तो आप एडमिशन ना ले पाइएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि RI अजमेर में जो 150 सीट है उसमें कौन से बच्चा का एडमिशन होगा? तो 2 बच्चा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आता होगा, उन सब बच्चों का RI अजमेर में होता होगा। अगर RI भोपाल की बात करें तो भोपाल में किन बच्चों का एडमिशन होगा? जो छत्तीसगढ़ से होंगे, गोवा से होंगे, गुजरात से होंगे, दमन दीव से होंगे, दादर नगर हवेली से होंगे, मध्य प्रदेश से होंगे और महाराष्ट्र से होंगे। RI भुवनेश्वर में किसका एडमिशन होगा? तो ये आप 4 नंबर देखिए, 3 नंबर को 7 नंबर के साथ हम समझाएंगे। तो RI जो भुवनेश्वर है यहाँ पे किन का एडमिशन होगा? तो अंडमान निकोबार, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो आप 4 नंबर देख के लग रहा होगा अरे यहाँ पे तो बहुत कम ही स्टेट है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल 4 ही हैं, और RI अजमेर में स्टेट भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा, RI भोपाल में भरा पड़ा है नहीं। तो यहाँ पे समझिए RI भुवनेश्वर में जो है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जितना स्टूडेंट आते हैं वो RI भुवनेश्वर में ही आएंगे, तो फिर ये दोनों मिला के एक साथ हो गया। तो यहाँ पे भी लगभग सेम ही, यानी कि जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे किया गया है। 2011 का जो हमारा सेंसस है उसके हिसाब से पॉपुलेशन पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 2011 के बाद
2021 का सेशन सेंसस जब यानी कि जनसंख्या जब नेक्स्ट बार आ जाएगा तो वहाँ पे इसमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा और सीट हमेशा बढ़ते भी रहता है। इसके बाद आरआई मैसूर यानी कि कर्नाटका में कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है, तो जो आंध्र प्रदेश का हो, कर्नाटका का हो, केरल का हो, लक्षद्वीप का हो, तमिलनाडु का हो, पुडुचेरी का हो, तेलंगाना का हो। अगर आप MSc B.Ed 6 साल वाला कोर्स करना चाहते हैं तो ये RIE मैसूर यानी कि कर्नाटका में है और यहाँ ऑल इंडिया कोटा है, यानी कि आप अपने इस यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। पूरे देश का बच्चा जो है 4500 सीट पे फाइट कर सकता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखिए मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना कम सीट के देख के ही छोड़ देते हैं, अरे यहाँ पे इतना कम सीट है कैसे होगा। तो आपको दोस्तों रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, हिम्मत हारिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हिम्मत नहीं हारना है। कम सीट पे ही जॉब हो जाता है। आप अपने सीनियर से बात करके देखिएगा, जहाँ पे 2 सीट 4 सीट का जॉब आता है ना, वहाँ पे कोई बच्चा भरता नहीं है और सीट जो कम भरता है और उसी में जो तेज़ निकलता है उसका हो जाता है। तो कम सीट देख के आपको यहाँ से भागने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाता है एडमिशन, क्योंकि पिछले बार हमारे एक जान पहचान का एग्ज़ाम दिया था लेकिन उसका हो नहीं पाया, लेकिन वो फिर इस बार ट्राई कर रहा है 11th-12th वाले में। तो इस बार से उसका मार्क्स बेसिस पे हो गया, क्योंकि इस बार पैंडेमिक की वजह से मार्क्स बेसिस पे उसका एडमिशन हो गया, लेकिन इस बार उसका तैयारी अच्छा था तो हो जाता। तो देखिए अब आगे क्या होता है, क्योंकि इस बार जो एडमिशन हो रहा है पैंडेमिक की वजह से एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं, मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हो गया। तो आप यहाँ पे अपने छोटे बच्चों को, अपने भाई के, या फिर आप खुद 11th-12th में है या खुद अभी आप ग्रेजुएशन में हैं, बहुत बच्चे हमारे चैनल पे ऐसे भी होंगे जो सेकेंड ईयर में होंगे, वो अपने आप को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसके बाद NRI शिलोंग में B.Ed में एडमिशन उन्हीं बच्चों का होगा जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय ये सब। तो ये पूरा ओवरऑल क्राइटेरिया हो गया और बाकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर बिहार से टोटल कितना सीट आएगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में अगर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है तो उसके लिए कितना है, छत्तीसगढ़ का कोई बच्चा है तो कितना सीट है। तो स्टेट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से वीडियो में लेके आऊँगा। अब यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी, तो जितना भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है सब में एक बेटर हॉस्टल फैसिलिटी है, वो भी नॉमिनल कॉस्ट पे। जितना आप पटना में, गया में या फिर कहीं भी आप रह के खर्चा कर देते होंगे, उससे कम खर्चा में यहाँ पे आप हॉस्टल प्रोवाइड कर देगा ये आपको। ठीक है, आप मान के चलिए कि एक बच्चे का 5000 से कम तो खर्चा नहीं है आज के मंथ में, तो 60,000 हो गया। यहाँ पे 60,000 एक साल का फीस भी नहीं लगेगा विथ हॉस्टल। तो समझिए कितना चीप एंड बेस्ट है। इसके बाद करें फ़ी, तो फ़ी के बारे में तो मैं बात ही करूँ कि ओवरऑल जो फ़ी लगेगा वो 60,000, यानी कि एक बच्चे का 5,000 महीना में आप खर्च जोड़ते हैं तो 60,000। तो एक बच्चे का यहाँ पे आप मान के चलिए 60,000 भी फीस नहीं लगेगा एक ईयर से विथ हॉस्टल फैसिलिटी। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो ये जो है प्रारंभ, यानी कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने अंडर एक इसी तरह का संस्थान खोल रखा है। यहाँ पे भी टोटल 30 सीट और 70 सीट है, 30 सीट और 70 सीट है, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा सिर्फ और सिर्फ 15% है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे लग रहा होगा सर हमारा तो बहुत ज़्यादा फीस लग जाएगा, नहीं यहाँ पे भी फीस बहुत कम है। देखिए 18,400 पर एनम। ठीक है, और इसके बाद यस हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, 7100 6 मंथ का फीस है, और फिर मेस चार्ज 1800 पर मंथ है। तो ये भी बहुत कम ही हुआ, 18,000 आपका फीस हो गया और साथ साथ 14,000 रुपया एक साल का हो गया। 18,000 इस तरह से फीस मान लीजिए, 14,000 रुपया, साथ साथ 14,000 रुपया ये हॉस्टल का हो गया। बॉयज़ हॉस्टल का भी लगभग यही होगा, और मेस चार्ज 1800 1,800 है। तो 1,800 है, यानी कि लगभग ये 15,000 के आसपास हो जाएगा जब इसमें 12 से गुना कीजिएगा तो। ठीक है, तो 18 दहा के 18,000, यानी कि 20,000 मोटा मोटी हम इसको मान लेते हैं। तो 20,000 रुपया और हो गया। 1800 ले रहा है ना, 10 महीना का 18,000 हो जाएगा, तो 18 दूना 36, तो 21,000 चलिए मान लेते हैं। तो यहाँ पे 0 0 0 और 8 4 12 1 13, 2 2 4 1 5 3 5, यानी कि टोटल 60,000 रुपये में यहाँ एक A1 क्लास का एजुकेशन फैसिलिटी सब आपको मिलेगा, आराम से रह सकते हैं। तो ये जो है पर्टिकुलर हरियाणा वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे सीट उनके लिए रिजर्व ज़्यादा है, क्योंकि ये हरियाणा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। इसके बाद मैं अब अंत की ओर धीरे धीरे चलता हूँ। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपको इसका फॉर्म कब फिलअप होता है, तो इसका फॉर्म जनरली हर एक साल मार्च में, फरवरी मार्च में आता है। तो फरवरी मार्च से आपको वेबसाइट पे या हमारे चैनल पे भी आपको देखता रहना पड़ेगा। तो आपको वेबसाइट तो ये है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल में CEE, ठीक है, NCERT सर्च करना है तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। CEE NCERT जब सर्च कीजिएगा तो आपको ये वेबसाइट क्या होगा, मिल जाएगा। नहीं तो RIE एडमिशन आप सर्च कीजिएगा तब भी मिल जाएगा, RIE NCERT एडमिशन सर्च कीजिएगा तब भी मिल जाएगा। यानी कि मोटा मोटी आपको ये CEE NCERT याद रखना है। ये आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो दिख जाएगा, ये इस साल का वेबसाइट का लिंक है, ये आप सर्च करके यहाँ से आप और जानकारी जुटा सकते हैं। फर्दर आगे अगर मैं बात करूं
तो ये हमारा लास्ट पेज था, और यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा वो हमको ज़रूर से बताइएगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके अपने चैनल पे लेके आते रहूँगा जो आपको आगे बताए। इसके बाद मैं एक और बीएड कॉलेज से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड कैसे कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जब आप बीएड कीजिएगा वो भी 4 साल का होगा और 3 साल का भी हो, सॉरी 2 साल वाला होगा, यानी कि वहाँ पे भी आप ये सेम पैटर्न वहाँ पे भी मिलेगा। जो पैटर्न यहाँ पे दिखा एमएससी बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, या सिर्फ बीएड या सिर्फ एमएड, जो यहाँ पे कोर्स दिखा सेम कोर्स वहाँ पे भी दिखेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है इसके रिगार्डिंग में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। मैं अपने चैनल पे आज के बाद ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मैं ये पाता हूँ कि देखता हूँ कि बहुत लोग जानकारी के अभाव में क्या हो सकते हैं नहीं ले पाते हैं। अभी 90% ऐसे लोग होंगे जो कि जिनको ये जानकारी पहली बार मिली होगी। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यस सर हमको जानकारी पहली बार मिली। और आगे भी आप हमसे जुड़े हुए रहिए, और अपने भाई बहन को या फिर जो भी लोग 11th-12th में हैं उनको आप ये वीडियो एक बार सजेस्ट कीजिए। और एक और वीडियो हमारा अपने चैनल पर आने वाला है जिसमें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो जानकारी के अभाव में बहुत बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, तो हम एक प्रॉपर करियर गाइडेंस की तरह यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और एक और वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है कि आपका कोई भाई बहन या छोटा जब 8th में पढ़ रहा होगा तो बिहार सरकार से कैसे छात्रवृत्ति 1000 रुपये पर मंथ प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा उसमें हमको टाइम लगता है, क्योंकि हम मटेरियल को कंसाइज करते हैं, उसके बाद उसको कलेक्ट करते हैं, कौन सा मटेरियल को कहाँ पे फिट करना है, इसमें सारा टाइम लग जाता है। तो जब भी टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन जो भी आपको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो पूरा पूरा कैलकुलेटिव होता है। तो अगर आप लास्ट तक देख रहे होंगे वीडियो तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ कमेंट कीजिएगा कि यस सर हम लास्ट तक देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।